नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया। सीएम बघेल ने कहा, लाला लाजपत राय के स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान को याद करते हुए कहा कि लाला जी आजादी के महान नायक लाल बाल पाल में से एक थे, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। लाला जी अपनी स्पष्टवादिता और अटूट राष्ट्र प्रेम के कारण बेहद लोकप्रिय थे। उन्होंने स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों को भी उनकी भी न्यौछावर कर दिया, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करते हुए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में पीएम आवास के हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,50,000 नए आवासों की स्वीकृति दी और प्रथम किस्त में 875 करोड़ की राशि का वितरण किया गया। सीएम ने हितग्राहियों से पीएम आवास में मिलने वाली राशि के बारे में जानकारी ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मकान बनाने के लिए 3.50 लाख गरीब भाई बहनों के खाते में एक क्लिक से 875 करोड़ रुपए डाले हैं। का दिन मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक साथ 3.5 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत हुए हैं और 875 करोड़ रुपया उनके खाते में गया है। मकान समय सीमा में बने, गुणवत्तापूर्ण बने, उसके लिए आवश्यक व्यवस्था हितग्राहियों के साथ मिलकर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिला के गरीब कल्याण के अनेकों काम प्रारंभ हुए और कई गरीब बहनों और भाइयों को केवल मकान नहीं, अनेकों योजनाओं का लाभ मिल रहा है। एक स्वस्थ वातावरण बने। देखिए, जब तक ग्रामवासी खुद अपने गांव के विकास के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक केवल सरकार नहीं कर सकती। सरकार अपने प्रयास करती है, करती ही रहेगी। इसलिए एक तो मैंने अपील की है कि हम गांव का एक दिन मनाएं। उसको जन्मदिन भी कह सकते हैं, कोई और नाम भी दे सकते हैं, और वो गांव में ग्राम सभा करके तय कर लें कि साल भर में फलानी तारीख या फलाना दिन हमारे गांव का जन्मदिन होगा या गांव का दिन होगा। जैसे मैंने अपने गांव जैत में तय किया, नर्मदा जयंती के दिन कल गांव के लोगों के साथ मिलकर उस दिन हम जितने गांव के लोग हैं, वो किसी भी पद पे हों, कहीं भी रह रहे हों, वो गांव में इकट्ठे हों। अपवाद की बात नहीं करता, लेकिन यथासंभव इकट्ठे हों और मिलके गांव के विकास की, गांव के उत्थान की योजनाएं तरफ से भी अगर हम कोई योगदान कर सकते हैं, कोई आंगनबाड़ी में कर सकता है, कोई स्कूल में कर सकता है, कोई और किसी काम में कर सकता है, तो एक भाव जागृत होगा कि मेरा गांव मेरा तीर्थ जैसी भावना एक आएगी और उसको विकसित करने में उनका योगदान देंगे और गांव में भी एक भाव आएगा। दूसरे, हम अक्सर देखते हैं कई जगह आपस में छोटी छोटी चीजों पे झगड़े हो जाते हैं, तो गांव की अधिकांश ऊर्जा खत्म हो जाती है आपसी झगड़ों में ही। कुछ गांव बिल्कुल आइडियल मिलते हैं, आज के युग में भी मिलकर पंचायत के चुनाव कर लेते हैं। तो एक योजना हम समरस गांव बनाने की, गांव में छोटे मोटी कोई चीज है तो ग्रामवासी मिलके ही तय कर लें। क्यों पुलिस थाने में कोई मामला जाए, कोई रिपोर्ट गांव की थाने में ना हो, आपस में मिलके विवाद सुलझाएं, एक वातावरण आत्मीयता और स्नेह का बने। किसी के घर बेटी की शादी तो पहले भी पूरा गांव का गांव मानता था कि मेरे गांव की इज्जत का सवाल है, वही भाव फिर से जागृत हो। तो ऐसे गांव जहां कोई रिपोर्ट नहीं होगी 3 साल, उनको समरस गांव कहा जाएगा और उनके प्रोत्साहित करने के लिए और उनके विकास के लिए हम एक अलग योजना बनाएंगे ताकि ये भाव बढ़ता रहे। लगातार समीक्षा कर रहा हूं, अब मामले या तो स्थिर है, नीचे जा रहे हैं लगातार, और मुझे ये लगता है, देखिए बाकी तो कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि पीक के बाद अब मामलों में संख्या में गिरावट आ रही है, तो लगभग पीक आ चुकी है ऐसा मानना है। लेकिन सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी बैठ के हम फिर समीक्षा करेंगे
वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाएंगे। भारत सरकार से भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं मनसुख भाई, उनसे भी मैं लगातार लगभग बात करता हूँ, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से संतोषजनक है। और मैं मानता हूँ कि व्यापक पैमाने पर जो टीकाकरण का काम हुआ है, मध्य प्रदेश में 97% से ज़्यादा सेकेंड डोज लग गए हैं और 97 से ज़्यादा फर्स्ट डोज, 93 से ज़्यादा सेकेंड डोज और 73% से ज़्यादा लग गए हमारे बच्चों को 15 साल से लेके 17 साल तक की उम्र के। तो लगातार जो डोज लगे हैं उसका भी एक कारण मैं मानता हूं कि कोरोना इस बार मारक नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने राज्य के 20 निकायों को पत्र लिखकर उनके पास बचे बजट को सरकारी खजाने में जमा करने के निर्देश दिए। इस आदेश को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने आ गए। डॉक्टर रमन ने इस पत्र को लेकर सवाल किया कि क्या सरकार दिवालिया हो गई है। वहीं बघेल ने 2013 के ऐसे ही आदेशों की कॉपी ट्वीट करते हुए डॉक्टर रमन को याददाश्त पर भी सवाल खड़े कर दिए। डॉक्टर रमन ने कहा कि शायद ही किसी राज्य में ऐसा होता है कि निगम मंडलों में इमरजेंसी के लिए जमा राशि को सरकार के डिपॉजिट में जमा करने को कहा जाए। उन्होंने कहा कि 3 साल में 51,000 करोड़ से अधिक कर्ज, फिर भी ये स्थिति। इस पर मुख्यमंत्री बघेल ने डॉक्टर रमन के कार्यालय में वित्त विभाग की तरफ से भेजे गए इसी तरह के पत्रों को ट्वीट करते हुए लिखा कि चिंतित हूं डॉक्टर साहब, कहीं आप स्मृति लोप के शिकार तो नहीं हो गए। वित्त विभाग के अफसरों के मुताबिक इस तरह का पत्र हर वित्तीय वर्ष के अंत में जारी किया जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिलहाल आगरा प्रवास पर हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मनोबल इस बार काफी ऊंचा है और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि यूपी में कांग्रेस शानदार वापसी के साथ ही सरकार बनाने में भी कामयाब हो सकती है। पार्टी आलाकमान से मिले दायित्व की पूर्ति के लिए सीएम बघेल आगरा के प्रवास पर हैं। पार्टी स्तर की मीटिंग के बाद आज सीएम बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान सीएम बघेल ने स्थानीय कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनाव में विजय दिलाने के लिए डोर टू डोर प्रचार अभियान की चिंगारी भी दी। इतना ही नहीं, सीएम बघेल ने इस दौरान रेहड़ी पटरी वालों में से भी कांग्रेस को जिताने की अपील की है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिलहाल आगरा प्रवास पर हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मनोबल इस बार काफी ऊंचा है और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि यूपी में कांग्रेस शानदार वापसी के साथ ही सरकार बनाने में भी कामयाब हो सकती है। पार्टी आलाकमान से मिले दायित्व की पूर्ति के लिए सीएम बघेल आगरा के प्रवास पर हैं। पार्टी स्तर की मीटिंग के बाद आज सीएम बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान सीएम बघेल ने स्थानीय कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनाव में विजय दिलाने के लिए डोर टू डोर प्रचार अभियान को चिंगारी दी है। इतना ही नहीं, सीएम बघेल ने इस दौरान रेहड़ी पटरी वालों से भी कांग्रेस को जिताने की अपील की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के विवादित बयान पर हमला बोला है। गृह मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक बेनकाब होते जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हामिद अंसारी को देश ने 2 बार उपराष्ट्रपति बनाया है। इस तरह ऑनलाइन वैश्विक मंच पर राष्ट्र विरोधी बातें करके उन्होंने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। कांग्रेस ने नेता चाहे कमलनाथ हो, जो महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, सलमान खुर्शीद हो, राशिद अलवी हो, किसी भी स्तर पर ये राष्ट्र विरोधी बातें करने को और राष्ट्र को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मिश्रा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश को बदनाम करने का प्रोपोगेंडा वो धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है।
उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आता जा रहा है। वैसे वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक बेनकाब होते जा रहे हैं। हामिद अंसारी जी, इस देश ने आपको दो बार देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया है। इस तरह की ऑनलाइन वैश्विक मंच पर राष्ट्र विरोधी बंद करके आपने अपनी संकीर्ण मानसिकता का ही परिचय दिया है। कांग्रेस के नेता, चाहे कमलनाथ हो जो महान भारत को बदनाम भारत कहते थे, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद हो, चाहे कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जी हो, किसी भी स्तर पर ये राष्ट्र विरोधी बात करने या राष्ट्र को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जो माननीय मोदी जी कहते हैं देश को बदनाम करने का जो प्रोपेगेंडा है वो धीरे धीरे आप सबके सामने छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब पेंशन के लिए अंशदायी पेंशन योजना के हिस्से के रूप में राज्य का योगदान 10% से बढ़कर 14% किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए भी प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब पेंशन के लिए अंशदायी पेंशन योजना के हिस्से के रूप में राज्य का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए भी प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में बिग बॉस के फेम एक्ट्रेस श्वेता तिवारी पर भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एक वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए आई श्वेता ने मीडिया के सामने एक विवादित बयान दे डाला। भोपाल के सोनू प्रजापति ने श्वेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आपको बता दें कि वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए श्वेता एमपी आई थी। इसके पहले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने श्वेता के बयान पर ऐतराज जताते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट देने को कहा था। पुलिस एक्ट्रेस को उनके इस बयान के लिए नोटिस जारी करेगी। श्वेता फैंस से जुड़ी वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए प्रोडक्शन टीम के साथ 26 जनवरी को भोपाल आई थी। छत्तीसगढ़ में अब नदियों में होने वाले अवैध खनन के लिए सीधे तौर पर कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि माफिया पर कार्रवाई नहीं होने पर जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध रेत खनन को लेकर अरपा अर्पण महाअभियान समिति के मुख्यमंत्री से शिकायत की गई थी। इससे पहले समिति अफसरों और हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुकी है। अरपा अर्पण महाअभियान समिति के संरक्षक श्याम मोहन दुबे ने बताया कि समिति ने हाईकोर्ट के आदेश के साथ कई बार कलेक्टर और एसपी को शिकायत कर अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने की मांग की थी, पर हर बार उत्खनन को रोकने का भरोसा दिलाया जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। इस बार समिति ने इस मामले की शिकायत सीएम भूपेश बघेल से की। उन्होंने अरपा नदी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अफसरों को रेत माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब नदियों में होने वाले अवैध खनन के सीधे तौर पर कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे इसको लेकर, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होने पर जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध रेत उत्खनन को लेकर अरपा अर्पण महाअभियान समिति ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। इससे पहले समिति अफसरों और हाईकोर्ट का भी दरवाजा खड़खड़ा चुकी है। अरपा अर्पण महाअभियान समिति के संरक्षक श्याम मोहन दुबे ने बताया कि समिति ने हाईकोर्ट के आदेश के साथ कई बार कलेक्टर और एसपी को शिकायत कर अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने की मांग की गई, पर हर बार उत्खनन को रोकने का भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन कार्यवाही नहीं होती। इस बार समिति ने इस मामले की शिकायत सीएम भूपेश बघेल से की। उन्होंने अरपा नदी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अफसरों को रेत माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के सरकारी कार्यालयों में अब केंद्रीय कार्यालयों की तरह सप्ताह में केवल 5 दिन ही कामकाज होगा, यानी अब सोमवार से शुक्रवार तक ही सरकारी कार्यालय खुलेंगे। इसके पीछे सरकार की मंशा कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस घोषणा का कर्मचारी अधिकारियों ने स्वागत किया। ये व्यवस्था अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए कार्यालयों के कामकाज के समय में भी बदलाव करना पड़ेगा। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक अभी मंत्रालय में कामकाज का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का है। हालांकि मंत्रालय समेत नवा रायपुर में स्थिति सभी सरकारी कार्यालयों की दूरी अधिक है, ऐसे में थोड़ी समस्या आ सकती है। खाद्य मंत्री और गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने ग्राम बेंदुकुरा के समीप सोडूर नदी पर बने बुटेका एनीकट का आकस्मिक निरीक्षण किया। मंत्री भगत 26 जनवरी को जिला मुख्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के पश्चात एनीकट का अवलोकन करने पहुंचे थे। आसपास के ग्रामीणों ने इसके बेहतर उपयोग हेतु योजना बनाने के लिए प्रभारी मंत्री से आग्रह किया। मंत्री भगत ने बरसात के दिनों में पर्याप्त पानी रोकने और इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को एनीकट के बेहतर उपयोग के लिए वास्तविक आंकलन और सर्वेक्षण करने के भी निर्देश दिए। ग्रामीणों ने गरियाबंद जिले की ओर तटबंध बनाने का भी अनुरोध किया, जिससे बरसाती पानी गांव की ओर न आ पाए। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने धमतरी जिले की ओर निर्मित मारा गांव तटबंध का भी अवलोकन किया। मध्य प्रदेश में बोर्ड की 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, लेकिन कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए इनकी तारीखें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि परीक्षाओं का नया कार्यक्रम जल्द घोषित हो सकता है। सरकार के आंकलन के हिसाब से प्रदेश में 1 फरवरी को कोरोना की तीसरी लहर का पीक होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान प्रदेश में कोरोना के 20,000 मरीज प्रतिदिन भी आ सकते हैं। इसी के चलते प्रदेश में स्कूल खोले जाने का फैसला अब 31 जनवरी को होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दिन कोरोना की साप्ताहिक समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद ही स्कूल खोलने पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि तीसरी लहर में केस बढ़ने के बाद 15 से 31 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए थे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 31 जनवरी तक प्रदेश के सभी स्कूल बंद हैं। अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में भोपाल में 1,857, इंदौर में 1,498,
छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मार्च से जून 2021 तक कहर मचा चुकी वायरस का डेल्टा वेरिएंट अब भी सक्रिय है। भुवनेश्वर के जीनोम सीक्वेंसिंग लैब के नतीजे इसकी पुष्टि कर रहे हैं। वहां भेजे गए जितने नमूनों की रिपोर्ट आई है उनमें सबसे अधिक यही वेरिएंट मौजूद रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के नमूने लेने भेजने और वहां जांच के बाद रिपोर्ट आने में 20 दिन से 1 महीने तक का वक्त लग रहा है। इस देर संक्रमण से दूसरे तक पहुंचे जाने में काफी है। ऐसे में लोगों को सावधान रहना होगा। एपिडेमिक कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि अब भुवनेश्वर लैब को 4206 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इसमें 1977 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी इसमें कोरोना के अलग अलग वेरिएंट मिले हैं। सबसे अधिक 1343 नमूने डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। इसके बाद BA वेरिएंट की संख्या 125 है। ओमिक्रॉन के 43, कंपा वेरिएंट के 38 और UK वेरिएंट के 26 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। बालाघाट जिले की कई आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार का वितरण करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह और मध्याह्न भोजन बनाने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पिछले कई माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में किरानापुर ब्लॉक के आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण आहार की सप्लाई करने वाली महिलाओं के साथ मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा और आपको बता दें कि जिसमें उन्होंने स्व सहायता समूह का पिछले 6-7 माह से बकाया मानदेय का भुगतान किए जाने की मांग की। ज्ञापन में उन्होंने मानदेय न मिलने से उनके समक्ष उत्पन्न होने वाली आर्थिक और मानसिक परेशानियों का भी हवाला देते हुए इसे जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, मांग पूरी न होने पर महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय में भूख हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। बताएंगे क्या समस्या को लेकर आज यहाँ? सर, हमारी समस्या ये है कि हम लोगों को 5 माह से समूह का भुगतान नहीं हुआ है पोषण आहार की राशि का, और रसोया 500 में खाना बनाती है, उनको भी 6 महीने से राशि नहीं मिली है, 7 माह की। इसके पहले कहीं ज्ञापन सौंपे थे क्या? और हमने ज्ञापन सौंपे थे किरनापुर। क्या बोले वहाँ पर? आपकी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन सर अभी हमारी समस्या हल नहीं हुई है, राशि भी नहीं मिली है। कितनी राशि और लगभग कितने लोगों? समूह की राशि है किरनापुर ब्लॉक के। हाँ। और बाकी जो दूसरे ब्लॉक के समूह उन लोगों की राशि आ गई है, उनको मिल चुकी है। क्या वजह है जो आप ही के ब्लॉक की? अभी अगर जैसे आप ज्ञापन दोगे और उसके बाद भी राशि नहीं मिलती तो क्या करेंगे फिर आगे? हम लोग बंद कर देंगे, हड़ताल करेंगे, बैठ जाएंगे कलेक्टर महोदय के आगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या भले ही अभी भी रोज 4000 से ज्यादा है, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या कम है। राज्य में निजी सरकारी अस्पतालों में सामान्य और ICU मिलाकर कुल 21,823 बेड हैं। इनमें से महज 1,264 बेड भरे हुए हैं जबकि 20,559 खाली हैं। जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी को राज्य में महज 569% बेड भरे थे। आपको बता दें कि राज्य के लिए तीसरी लहर में जनवरी का ये आखिरी सप्ताह पीक साबित हो रहा है। पिछले 6 दिनों में ही लगातार हर दिन 4000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, जबकि ज्यादातर घरों में यानी होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। इसीलिए अस्पतालों में बेड लगभग खाली हैं।
फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।